क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। रोहनी कोर्ट के अंदर शूट आउट से जुड़ी खबर की बात करते हैं। उसमें पुलिस सूत्रों के हवाले से कई अहम जानकारियां निकल कर आई हैं। पहली जानकारी, तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू शूट आउट से पहले लगातार शूट आउट में शामिल बदमाशों के संपर्क में था। जेल से इंटरनेट कॉलिंग से शूट आउट में मारे गए दोनों बदमाशों से पल पल की जानकारी ले रहा था टिल्लू। कोर्ट के अंदर बाहर पुलिस बंदोबस्त की जानकारी मिलने के बाद टिल्लू समझ गया कि दोनों का बचना मुश्किल है। टिल्लू ने इस मामले में गिरफ्तार विनय और उमंग को भी इंटरनेट कॉलिंग के जरिए फोन किया और पूछा, तुम कहां हो? दोनों ने बताया कोर्ट की पार्किंग में। तो टिल्लू ने तुरंत कहा, वहां से भाग निकलो। यह जानकारियां सुरक्षा में बड़ी चूक को दिखाती हैं। तिहाड़ जैसे जेल के भीतर से एक गैंगस्टर इंटरनेट कॉलिंग से शूट आउट प्लान कर रहा था। तिहाड़ में बैठे पल पल की जानकारी ले रहा था और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती। पुलिस जेल से इंटरनेट कॉलिंग को पकड़ लेती तो यह शूट आउट रुक सकता था। और इस पूरे मामले को लेकर क्या है पूरा खुलासा, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर। शुक्रवार को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को पता चला है कि मंडोली जेल में बैठा गैंगस्टर टिल्लू शूटआउट के पहले और शूटआउट के बाद लगातार अपने गुर्गों के संपर्क में था। वो इंटरनेट कॉलिंग के जरिए जेल में बैठकर लगातार उमंग और विनय से बात कर रहा था। उसने उमंग और विनय से ये कहा कि जैसे ही राहुल और जग्गा कोर्ट रूम में पहुंच जाएं, इसकी जानकारी उमंग टिल्लू को तुरंत दे। और इसके बाद जैसे ही राहुल और जग्गा कोर्ट रूम में पहुंच गए, टिल्लू ने फिर से इंटरनेट कॉलिंग से उमंग से बात की। उमंग ने पूरी जानकारी दी। उमंग ने यह भी कहा कि कोर्ट रूम में सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे में राहुल और जग्गा का बचना मुश्किल होगा। इसके बाद टिल्लू ने आदेश दिया कि उमंग और विनय कोर्ट से चले जाएं, क्योंकि अगर वो वहाँ रहेंगे तो वो भी पकड़े जा सकते हैं। इसके तुरंत बाद उमंग और विनय वहाँ से भाग गए और इसी बीच कोर्ट रूम में शूटआउट हुआ, जिसमें पहले हमलावरों ने राहुल और जग्गा ने गोगी को मारा और बाद में पुलिसकर्मियों ने राहुल और जग्गा को कोर्ट रूम में ही ढेर कर दिया। तो इस तरह से लगातार ये बात सामने आ रही है कि किस तरह से गैंगस्टर जेल में बैठकर इंटरनेट कॉलिंग के जरिए अपने गैंग्स को चला रहे हैं, अंदर बैठकर किस तरह से जबरन वसूली कर रहे हैं और अपने गैंग के तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। टिल्लू की जेल के अंदर से कुछ तस्वीरें भी आई हैं जो मोबाइल से खींची हुई तस्वीरें हैं। इससे साफ है कि वो किस तरह से जेल में बैठकर मोबाइल का प्रयोग कर रहा है और लगातार अपने गैंग को चला रहा है। गोगी भी जेल में मोबाइल का यूज़ करता था और वो भी जेल में रहकर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा था। हालांकि टिल्लू और गोगी में 2014 से लगातार दुश्मनी चली आ रही है और इन लोगों ने गैंगवार में एक दूसरे के 25 से ज़्यादा लोगों की हत्या की है और लगातार ये गैंगवार चल ही रहा था। तो अब ये बात साफ हो गई है कि किस तरह से जो टिल्लू था वो लगातार इंटरनेट कॉलिंग के जरिए अपने गैंग के लोगों के संपर्क में था और उसने फ़ोन करके ही जो गोगी को मारने की प्लानिंग की थी, उसने उमंग से कहा था कि गोगी को मारने के लिए 3-4 लड़कों को वो अपने साथ मिले और पूरी साजिश जेल के अंदर रची गई। उसके बाद इंटरनेट कॉलिंग के जरिए टिल्लू ने उमंग से बात की और फिर गोगी की हत्या को अंजाम दिया गया। तो अब ये साफ हो गया है कि किस तरह से लगातार जेल से गैंगस्टर जो फ़ोन का प्रयोग कर रहे हैं और इंटरनेट कॉलिंग के जरिए अपने तमाम गुर्गों से बात करते हैं और लगातार बड़ी वारदातों को अंजाम दिलवा रहे हैं। कल राजस्थान में करीब 16 लाख छात्रों ने रीट के लिए परीक्षा दी। 31,000 शिक्षकों के भर्ती के लिए हुए इस एग्जाम के लिए 4,000 से ज्यादा सेंटर बनाए गए। नकल रोकने के लिए परीक्षा के दौरान इंटरनेट और मैसेजिंग सुविधा को बैन कर दिया गया था। सरकार के इतनी कोशिशों के बावजूद नकल करने वालों ने भी अपनी तैयारी कर रखी थी। नकल करने के लिए हाईटेक चप्पल लेकर आए थे। हर्षा कुमारी सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। देखने में तो ये एक हवाई चप्पल है, लेकिन फिलहाल ये नकल करने का एक साधन है। राजस्थान में संपन्न हुए REET परीक्षा में इस तरह की हवाई चप्पल से काफी बड़े पैमाने पर नकल या चीटिंग का कारोबार चला है। चप्पल के अंदर मोबाइल फोन और ब्लूटूथ यंत्र छिपाया गया और फिर एग्जाम हॉल के बाहर बैठे शख्स के जरिए नकल की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया।
जिले में एक छोटे से इनपुट के आधार पर एक कैंडिडेट हमने पकड़ा किशनगढ़ में, जिसकी चप्पल में डिवाइस था, वो नकल करने का प्रयास कर रहा था। उसको परीक्षा की शुरुआत में ही पकड़ लिया। उससे पूछताछ चल रही है किस किस से उसका लिंक था और इस तरह के कितने कैंडिडेट इस तरह की गतिविधि में शामिल है, उस सब के बारे में पूछताछ चल रही है, जिनके बारे में संबंधित जिला एसपी को भी सूचित कर दिया हमने। इससे भी पूछताछ चल रही है और उसी को ध्यान में रखते हुए उसके तुरंत बाद जिले के सभी केंद्र अधीक्षकों को ये निर्देश प्रसारित कर दिए कि जो परीक्षार्थी हैं वो किसी भी सूरत में परीक्षा कक्ष में जूते, चप्पल या मोजे लेके नहीं जाएंगे। जैसे ही अजमेर के किशनगढ़ में एक आदमी इस तरह नकल करता पकड़ा गया तो पूरे प्रदेश की पुलिस हरकत में आ गई। हवाई चप्पल के जरिए नकल की प्रक्रिया का पूरा उद्योग सामने आया है। पुलिस को शक है कि इस तरह की चप्पल जगह जगह पहुंचाई जा रही हैं। उनकी कीमत चीटिंग में मदद करने के साथ 2 लाख रुपए बताई जा रही है। एक सिम और मोबाइल का पूरा सेटअप उसको वो चप्पल दी गई थी जिसमें उसकी वो सिम डाली गई और कानों में डिवाइस डाले गए थे, और दूसरी सिम और मोबाइल जो उसने बीकानेर देना बता रहा है वहाँ से उसको इस तरह से वो जो क्वेश्चन थे उसके आंसर उसमें बताए जा रहे थे। सीकर, अजमेर और बीकानेर से इस तरह की चप्पलें मिली हैं। पुलिस को शक है कि ये गिरोह पूरे राजस्थान में सक्रिय था। अब चप्पल पहनकर एग्जाम हॉल में जाने पर पाबंदी लग गई है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। खाद घोटाले में ईडी से समन मिलने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। इसके पहले ईडी अग्रसेन गहलोत के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी भी कर चुकी है। दरअसल मामला उर्वरक निर्यात के दौरान हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 22 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस में अग्रसेन गहलोत के जोधपुर और दूसरी जगहों पर स्थित परिसरों पर छापेमारी की थी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियां सीएम अशोक गहलोत के करीबियों को परेशान कर रही है। ईडी के निशाने पर आए शिवसेना के नेता आनंदराव अडसुल को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सुबह उनके कांदिवली आवास पर ईडी की रेड पड़ी थी। सिटी कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े घोटाले के सिलसिले में ईडी जांच कर रही है। मुंबई के दहेसर पूर्व के पास एक युवक हाथ में चाकू लेकर हंगामा करता नजर आया। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हाथ में चाकू लहराते नशे में चूर व्यक्ति को काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सुनील, जो तस्वीरें हैं वो ये बताती हैं कि भाई साहब कितने ज्यादा नशे में थे, तो क्या यह पता चल पाया कि नशा उतरने के बाद उनका क्या हाल था और पुलिस उनको काबू करने में कैसे कामयाब रही? बिल्कुल सारे आप तस्वीरें देख रहे होंगे जिसमें कि दिखाई पड़ रहा है कि उसके दोनों हाथों में चाकू है और किस तरह से चाकू लहरा रहा है। वो शराब के नशे में था, ये बात तो स्पष्ट रूप से सामने आई है, लेकिन क्या वो मानसिक तौर पर भी कहीं न कहीं बीमार था क्या, इस बात की फिलहाल तफ्तीश की जा रही है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, इसलिए उसको जब किसी तरह मशक्कत करके उसको पकड़ा जा सका तो अस्पताल में लिया जाता है। अब देख रहे हैं कि लोग सामने हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, पुलिस है, हाथ में डंडे लिए पुलिस है, लेकिन चूंकि वो चाकू लगातार लहरा रहा था इसलिए उसे पकड़ने में कितनी मुश्किल थी, लिहाजा एक कुर्सी का सहारा लेना पड़ा, प्लास्टिक की कुर्सी के सहारे दबोचा और उसके बाद में उसे हिरासत में लेकर अस्पताल ले जाया गया। सुनील, चलिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत, लेकिन तस्वीरें बताती हैं कि नशा इंसान से क्या कुछ करवा सकता है और वही कुछ करता ये शख्स नजर आया। इसको काबू करने के लिए काफी मुश्किल आई है। रात 9:30 बजे की घटना है। इसे अस्पताल ले जाया गया, इसकी जांच करवाई गई, अब पुलिस की गिरफ्त में। मुंबई के कांदिवली पश्चिम के जनता कॉलोनी में 22 साल के युवक का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर अलग अलग इलाकों में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही और अब जांच कर रही है। ये आरोपी पीड़ित के दोस्त थे और शक है कि किसी पुराने विवाद को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया।
प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में सीबीआई की टीम ने मठ के अंदर खुदकुशी के सीन को रिक्रिएट किया। नरेंद्र गिरी के वजन के बराबर भार रस्सी से पंखे पर लटकाया गया। इसका पंखे पर क्या प्रभाव पड़ा, यह निरीक्षण किया गया। जांच टीम ने हर छोटी छोटी चीज को नोटिस और रिकॉर्ड किया। मठ के सबसे ऊपरी भाग से सभी एंगल से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में सीबीआई ने प्रयागराज कोर्ट से आरोपियों की 10 दिन की कस्टडी मांगी। जांच एजेंसी ने आत्महत्या के लिए उकसाने के तीनों आरोपियों आनंद गिरी, अद्या तिवारी और संदीप तिवारी को कस्टडी में देने की अर्जी लगाई है। आज शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।